सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे लूसेंट से रिलेटेड एक सीरीज चालू करी है जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। जैसे कि अभी रिसेंटली में यूपी पीसीएस आने वाला है, बिहार पीसीएस है, हरियाणा पीसीएस भी होगा, उत्तराखंड पीसीएस भी, ये जितने भी अदर स्टेट के पीसीएस आने वाले हैं, क्योंकि इन स्टेट में फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है। तो हम लूसेंट को कवर कर रहे हैं। लूसेंट को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरी पार्ट हम लोगों ने बहुत बार पहले पढ़ रखा होता है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव वाली आती है। एक और चीज मैं इसमें बता दूं, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में मेरा खुद का इंग्लिश मीडियम है, बट मैं चीजों को इंग्लिश में भी बताऊंगा, भले से ही मैं ये डिस्प्ले पे आपको हिंदी की दिख रही हो, बट मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पॉलिटी इंग्लिश में थोड़ी बदल जाएगी। बट हाँ, कुछ शब्द होते हैं उनको मैं ट्राई करूंगा कि मैं उनको इंग्लिश में भी बताऊं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, संविधान की प्रस्तावना से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि प्रीएम्बल से। तो चलिए ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, जो कि इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई, यानी कि कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को आत्मा बोला गया है। ऑप्शन दे रखे हैं, प्रस्तावना, प्रियम्बल, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, या संविधान के सभी अनुच्छेद। तो ऑब्वियसली बात है, इसका आप लोगों ने देख भी लिया होगा, प्रस्तावना है। लेकिन एक और चीज मैं बताता हूँ, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं उनकी कंफर्मिटी के लिए उनको आंसर की भी दिखाऊंगा, ताकि उनको ये ना लगे कि कुछ आंसर गलत हो गया हो या कुछ कैसे भी हो गया। भले से ही मेरे को पता भी होगा, तो मैं नहीं बताऊंगा विदाउट आंसर की को दिखाए हुए। तो फर्स्ट वाले का आंसर, जैसे कि आपको आंसर की में भी दिख रहा होगा, ए यानी कि प्रियम्बल है। सेकंड क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं के किस पर विशेष ध्यान दिया था। मतलब संविधान निर्माताओं ने, जो संविधान बना रहे थे हमारा, उन्होंने किस चीज पर विशेष ध्यान दिया। प्रियम्बल पर, मूल कर्तव्यों पर, मौलिक अधिकारों पर, या नीति निर्देशक तत्वों पर। तो जैसा कि एग्जैक्टली टू का ए आंसर होगा। प्रस्ताव वो नहीं नहीं, नीति निर्देशक तत्व नहीं, इसका ए आंसर होगा, प्रस्तावना पर इन्होंने ज्यादा फोकस दिया था। प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव एक तरीके से। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो साथ में आप अपने मन में आंसर भी लगा सकते हैं, या किसी आप कॉपी पेन लेके बैठे हों, खासकर यूट्यूब वाले या टेलीग्राम पे जो भी लाइव है वो भी, उसके बाद तो मैं आंसर करेक्ट वाला बता ही देता हूँ, तो आप इससे ये होगा कि आपका भी रिवीजन और अच्छे से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, यानी कि लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। यानी कि कुल मिला के ये है कि जो हमारा भारत है वो संप्रभुता है, यानी कि संप्रभुता इन द सेंस कि हम सारे लोग एक ही हैं, है कि नहीं। तो उस तरीके से वो हमें किस चीज से मिलता है, तो वो हमें किससे मिलता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। गणतंत्र इन द सेंस कि रिपब्लिक क्यों कहा जाता है। ए ऑप्शन है कि इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। बी ऑप्शन, यह राज्यों का एक संघ है। सी ऑप्शन, भारतीय नागरिक मूलतः अधिकारों का उपयोग करते हैं यहाँ। डी ऑप्शन, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता। तो अगर फोर्थ क्वेश्चन का बताऊं आंसर, तो वो है डी, यानी कि यहाँ राज्यों का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। मतलब कुल मिला के एक ड्यूरेशन के लिए कोई भी एक मतलब हेड आएगा एक तरीके से ना। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी कि सेक्युलर नेशन। हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्रियम्बल में सीधा हम पढ़ते हैं ना सेक्युलर शब्द, तो इसका आंसर तो सीधा सीधा आपको ए पता होगा कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। इंडिया जो है वो सेक्युलर नेशन है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, इसका मतलब क्या है, यानी कि सेक्युलर शब्द का मतलब क्या है। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ। बी ऑप्शन, राज्य द्वारा एक धर्म को स्वीकार। सी ऑप्शन, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। डी ऑप्शन, उपयुक्त में कोई नहीं।
तो अगर आपको सीधा सीधा पता हो तो सिक्स्थ का आंसर आप सीधा सीधा सी मार सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता है। ऐसा नहीं कि वो हिंदू को सपोर्ट करेगा या मुस्लिम को सपोर्ट करेगा, क्रिश्चियन को, सिख को, सब धर्मों के लिए सब बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, ए ऑप्शन धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी ऑप्शन बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी ऑप्शन अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, डी ऑप्शन किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो अगर आप सीधा सीधा देखें तो इसका आंसर क्या होगा, डी, कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। कुल मिला के वो किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं वो करेगा, क्या नाम है, कि उसको सपोर्ट करेगा। गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है, एक तरीके से अगर पूछा जाए तो केवल एक लोकतांत्रिक राज्य या अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, मतलब ये कि एक डेमोक्रेटिक को बोल सकते हैं, ए ऑप्शन एक तरीके से, बी ऑप्शन यानी कि अध्यक्ष पद्धति, यानी कि जो एक तरीके से अध्यक्ष चुने जाते हैं ना, तो उसके थ्रू शासन चलता है, गवर्नेंस चलता है, सी यानी कि पार्लियामेंट्री वाला शासन चल रहा है, और डी ऑप्शन यानी कि जहां पर एक मतलब किनशिप, किनशिप यानी कि पीछे से कोई राजा का बेटा राजा बनता हुआ ना आ रहा हो। तो गणतंत्र का मतलब आपको सीधा सीधा पता ही चल रहा होगा कि डी ऑप्शन, यानी कि ऐसा नहीं कि राजा का बेटा सिर्फ राजा बनेगा, या कोई भी एक तरीके से अध्यक्ष चुना जा सकता है। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान, मतलब कुल मिला के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कौन से शब्द ऐड करे गए थे। ए ऑप्शन है कि धर्मनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक, वही सेक्युलरिज्म या डेमोक्रेटिक, बी ऑप्शन प्रभुत्व संपन्न या लोकतांत्रिक, सी ऑप्शन समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो ये तो आपको पता ही होगा, तीन शब्द ऐड हुए थे 42वें संविधान संशोधन के थ्रू, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और क्या ऐड हुआ था, बताइए तीसरा। हम्म, हम्म। 10th क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, कि ये एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र है या एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, सी ऑप्शन की एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसका आंसर देखेंगे 10th का, तो आपको सीधा एकदम पता चलेगा, इसका आंसर है सी, यानी कि भारत एक मतलब कुल मिला के ये है कि आपको पांचों शब्द आने चाहिए। हमारा प्रीएम्बल में क्या क्या बताया गया है, सेक्युलरिज्म है हमारे यहाँ, सोशलिज्म है, इंटेग्रिटी है, फ्रेटर्निटी है, जस्टिस है हमारे यहाँ, है कि नहीं, मतलब आपको कुल मिला के प्रीएम्बल पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप सीधे सीधे टैकल कर सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ खास था नहीं, बट हाँ ठीक है, सीधा सीधा फैक्चुअल था, प्रीएम्बल के बेस के ऊपर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। तो ये 12th का क्वेश्चन, आप आंसर सीधा सीधा पता होगा, डी, लोक कल्याण वाली चीज ऐसा सच नहीं है, बाकी तीनों शब्द तो है ना, सोशलिज्म भी है, सेक्युलरिज्म भी है, ये सारे शब्द हैं, लेकिन वो लोक कल्याण वाला नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, यानी कि कल्याण यानी कि जो लोगों के बारे में सोचता हो, एक डेवलपमेंटल वाला स्टेट, इस तरीके से अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सीधा है कि भाई बी, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो कमजोर वर्गों के कल्याण का मतलब एक तरीके से कि वो सिर्फ अधिकतर संख्या वालों का ही कल्याण करेगा, एक तरीके से ऐसा नहीं है, वो सभी का कल्याण करेगा। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अब जो लोग एकदम पहले से ही सक्षम है उनका कल्याण तो नहीं कर रहे ना, हालांकि सबको लेके चलते हैं, लेकिन मैक्सिमम फोकस तो उन पे रहता है ना जो एकदम कमजोर वर्ग के हैं। भारत को एक गण राज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ए ऑप्शन की राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो राज्य के जो अध्यक्ष होते हैं, स्टेट के जो अध्यक्ष होते हैं उनको चुनाव होता है, या 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, या उसका अपना एक लिखित संविधान है, यानी कि हमारा एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है,
उसकी सारी संसदीय प्रणाली के अनुसार है। उसकी यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट है वो सारी पार्लियामेंट की पार्लियामेंट्री फॉर्म में है। तो 14 का आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ए। यानी कि जो हमारे यहाँ राज्य के जो भी कोई भी अध्यक्ष चुने जाएंगे, चाहे मतलब अध्यक्ष क्या होगा, वही चीफ मिनिस्टर टाइप से उनका चुनाव होता है ना, तो इसलिए तो राज्य है ना, कोई भी अगर आएगा तो वो एक प्रक्रिया के थ्रू आएगा, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के बना दिया कुछ भी, है कि नहीं। भारत संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अब ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, ये मेरे को कोई बताओ बिना ऑप्शन के कि सबसे पहले क्या आता है। ये पूछ रहा क्रमानुसार, मतलब वही डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलरिज्म वगैरह, उनको एकदम सीरियल वाइज में। 15 का बिना ऑप्शन के बताना है, ये बताओ। तो इसका तो सीधा सीधा आप डी मार सकते हैं। ठीक, ये तो आपको रटा होना चाहिए। देखो इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई ये याद नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे, क्या नहीं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा। संविधान को की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। यानी कि जो प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर है उसका क्या मतलब है। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकर्षवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति। 16 का जो आंसर है वो है सीधा ए। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा कि सभी नागरिकों के धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी किसी भी धर्म की पूजा हो जाए, ये सारे कुछ भी कर सकता है ना, ऐसा थोड़ी कि किसी के ऊपर वो जोर दबाव है कि तुम इसी का ही करोगे। जो शब्द धर्मनिरपेक्ष है सेक्युलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इस विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो मैं आपको सीधे सीधे इसके सही वाले बता देता हूँ, क्योंकि फिर इसको मतलब ज्यादा पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट हो। तो इसका सीधा सीधा बता देता हूँ, इसका फर्स्ट एंड थर्ड सही है। क्यों? क्योंकि ये 76 में जोड़ा गया था 42वें संविधान के 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। 44 तो हो ही नहीं सकता, गलत है, ये मूल प्रस्तावना में हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाद में जोड़ा गया था, इसलिए 1 एंड 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित है, क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, की हम भारत के लोग, इसका क्या अर्थ निकलता है। देखो ये सीधा मैं सीधा आंसर ही आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होगी। इफ अगर उसने पॉलिटी 1-2 बार पढ़ी होगी उसको भी ये पता होगा, जिन्होंने एग्जाम दे रखो उनको तो पता ही होगा। इस संविधान के निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है एक तरीके से। यानी कि संविधान का निर्माण वो भारत की जनता के द्वारा हुआ है। इसका मतलब यही है ना कि हम सारे लोग, हम भारत के लोग हैं, हमने ही तो बना है। ठीक है, समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद यानी कि सोशलिज्म का जो अर्थ है वो क्या है। सोशलिज्म यानी कि एक तरीके से कि सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई। यानी कि ये जो हमारी लिस्ट है, जैसे स्टेट लिस्ट, स्टेट के अंडर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, या कॉन्करेंट होती है या सेंट्रल लिस्ट होती है, तो इस तरीके से कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट जो ली गई थी वो किस राज्य से, मतलब वो कहाँ से ली गई थी। ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, है क्या नहीं। यानी कि कॉन्करेंट में कौन कौन से मैटर आते हैं जो कि स्टेट और सेंट्रल दोनों को अंडर में ना हो। लेकिन इफ अगर दोनों ने कानून बना दिए हैं तो सेंटर का कानून प्रिवेल करता है। लेकिन इफ अगर किन्हीं 2 राज्यों ने कानून बना दिए हैं समवर्ती सूची पे अपने अलग अलग, तो उसका कानून प्रिवेल करेगा जिसने पहले बनाया हो। ये छोटी चीजें आपको बताऊंगे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन अभी हम जस्ट अभी ऊपर ही पढ़कर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि प्रियम्बल को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है कि हम भारत के लोग, यहीं से तो शुरू होता है ना, हम भारत के लोग। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ऑब्वियसली बात है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से तो स्टार्ट होती है प्रस्तावना।
संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता, यानी कि कौन से उसका वो नहीं आता, एक तरीके से रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट आपको नहीं देखने को मिलता है प्रस्तावना में। तो फ्रांस वाला तो है ही, पिछली बात है, लिबरल वगैरह लिए गए थे। चलो ऑप्शन बता देता हूँ, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन या चीन की क्रांति। यानी कि किसका प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता, ऑब्वियसली बात है चीन का नहीं देखने को मिलेगा, चाइना रिवॉल्यूशन का नहीं देखने को मिलता है, जो कि 1912 में हुआ था। मूल भारतीय के अनुसार भारत एक, ऑब्वियसली भारत एक क्या है, ये भी आप सीधा सीधा बताओगे क्योंकि प्रियम्बल से ही रटा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका क्या होगा, ए, यानी कि हम एक तरीके से लोकतांत्रिक गणराज्य हैं और प्रभुत्व संपन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? पार्ट 1 में, प्रियम्बल में, पार्ट 3 में या पार्ट 4 में? तो ऑब्वियसली बात है आप 25 का सीधा सीधा आंसर क्या लगा सकते हैं, बी, क्योंकि प्रियम्बल के बारे में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो यहीं पे देखने को मिलेगा ना भारतीय लोकतंत्र एक तरीके से। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो जो शब्द नहीं जोड़ा गया था वो आपको सीधा पता ही होना चाहिए, उसका आंसर क्या होगा, सी, यानी कि गुट निरपेक्ष। हम धर्म निरपेक्ष है ना, ये गुट निरपेक्ष वगैरह का तो कोई प्रावधान ही नहीं है, सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था, गुट निरपेक्ष तो नहीं था कुछ ऐसा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। नहीं, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना में अंग नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर आपको सीधा सीधा बी पता चल रहा होगा कि 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए थे। ओके, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र या लोकतांत्रिक राजतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र? तो इसका आंसर भी आपको पता ही होना चाहिए, इसका आंसर क्या है, डी, यानी कि लोकतांत्रिक गणतंत्र हैं हम, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है कि नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र या उपयुक्त सभी? तो इसका जो आंसर है 29 का वो है डी, यानी कि तीनों ही है ना हमारे यहाँ, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिकल भी है और सोशल भी है, तीनों राजतंत्र, मतलब आर्थिक लोकतंत्र भी है राष्ट्र, तो तीनों चीजें हमारे यहाँ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? यानी कि जो सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है प्रियम्बल के अनुसार वो किसके पास है? जनता यानी कि पीपल में, मतदाता यानी कि वोटर्स में, राष्ट्रपति में या संसद में? तो 30 का जो और आंसर है वो है ए, यानी कि किसमें, जो भारत की जनता है उनके पास है सर्वोच्च सत्ता। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में या मूल कर्तव्य में? तो वो इसका आंसर क्या है 31st का, आपको अगर पता हो तो इसका आंसर है ए, यानी कि प्रियम्बल में, क्योंकि हम प्रियम्बल की बात कर रहे हैं तो इतना तो वैसे भी लगा ही देंगे। भारत संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो अगर 32 का आंसर आप देखेंगे तो 32 का आंसर है क्या, सी, क्या कि मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। अच्छा तरुण जी, आप यही है क्या या कोई गए? अच्छा एक काम करोगे, कुछ क्वेश्चन पढ़ोगे 1 सेकंड के लिए यार, 10 क्वेश्चन एटलीस्ट, मैं आंसर बताता रहूंगा।
मैं आंसर बताता रहूंगा क्योंकि एक मिनट का कुछ थोड़ा सा काम था। अच्छा, कौन से क्वेश्चन पे था मैं? 30, 33 से पढ़ लीजिए। आंसर मैं बताता रहूंगा। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। 34 का जो आंसर है वो है सी। संविधान को लागू करने की तिथि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारत की जनता द्वारा। हम्म। ऑब्वियसली सीधा कि भारत की जनता में।
हाँ हाँ हाँ। किसका 49 का? 49 का तुम्हारे आंसर होगा बी वाला, पहला दूसरा और चौथा। हाँ। कौन सा ये पूछ रहे हैं ना कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न इस स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही नहीं है। तो ये किसके बारे में पूछ रहा है? संविधान की उद्देशिका कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देशिका बना, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात कर रहा है ना। प्रियम्बल में तो है जस्टिस, लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नहीं था। तो इसलिए तीसरा बार वो ये क्या नाम है इसका, ऑप्शन जो है 49 का, वो बी सही होगा। यानी कि 1 2 एंड 4 तीसरा वाला गलत है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, प्रियम्बल की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ। थोड़ा सा ये है, अगर हल्का सा कंफ्यूजन कि हमको लगा होगा कि ये प्रस्तावना है, लेकिन प्रस्ताव। हाँ हाँ, वो प्रियम्बल की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। जो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत करा था, वो उसकी बात कर रहा है। चलो कोई नहीं, 50। हम्म। हाँ नहीं, सही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सुप्रीम कोर्ट इसको ध्यान में रख के कभी कोई जजमेंट ही नहीं सुनाएगा। हम्म, चलिए। हेलो। हाँ अच्छा, मैं आवाज नहीं आ रही थी ना आपकी। क्या हुआ? हम्म, कौन हाँ
हम्म। सी समाजवाद जोड़ा गया था ना इसके अनुसार, तो 54 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समाजवाद वो सोशलिज्म। डी ऑप्शन इसका कहा गया है, डी। ऑब्वियसली बात है, इसका सीधा वही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोग। ठीक है, चलिए प्रस्तावना तो कंप्लीट हुआ, मतलब प्रियम्बल। नेक्स्ट वाला सेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो इफ अगर जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अच्छा,